आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले की वीडियो में हमने पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत प्लेटो और अरस्तु पढ़े थे। आज इस वीडियो में हम बाकी के जो लेखक हैं उन्हें पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मेरी वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला लेखक या कवि है वो है लोजाइन्स। ठीक है, लोजाइन्स की जो रचना थी वो थी पेरिहुप्सुस, जिसे इंग्लिश में ऑन द सबलाइन के नाम से इसका अनुवाद हुआ था। ठीक है, ये इनका एक सिद्धांत है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है उदात्त का सिद्धांत। उदात्त मतलब होता है कि श्रेष्ठ, ऊंचाई। ठीक है, उदात्त तत्व को इन्होंने काव्य की आत्मा बताया। लोजाइन्स ने बताया था कि काव्य कृति उदात्त तत्व के बिना श्रेष्ठ रचना नहीं हो सकती है। उनका मानना था कि काव्य कृति को श्रेष्ठ बनाने के लिए लेखक के विचारों का श्रेष्ठ होना जरूरी है, अर्थात लेखक के विचार बहुत ऊंचे होने चाहिए। ऐसे श्रेष्ठ विचारों वाला लेखक ही श्रेष्ठ काव्य की रचना कर सकता है। ऐसा श्रेष्ठ काव्य पाठकों को श्रेष्ठ आनंदानुभूति कराता है, और जब पाठक श्रेष्ठ रचनाओं का पठन करेंगे तो एक श्रेष्ठ समाज की रचना करेंगे। मतलब जितने हाई उसके विचार होंगे कवि की, वो उतनी हाई एक लेवल की रचना करेगा, कृति की रचना करेगा, और जब लोग उसे पढ़ेंगे तो उनके विचार भी उतने ही हाई होंगे। अर्थात लेखक को ऐसे श्रेष्ठ काव्य की रचना करनी चाहिए जो पाठकों को इतना आनंदानुभूत कर दे, मगन कर दे कि वे उच्चता की भाव भूमि पर पहुंच जाए और उनका मन और मस्तिष्क विद्युत प्रकाश की भांति आलोकित हो उठे। तो लोजाइन्स का यही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि उदात्तवाद का सिद्धांत या उदात्त सिद्धांत किसने दिया था, तो वो लोजाइन्स थे। नेक्स्ट थे हमारे है इसमें श्रृंखला में हमारे नेक्स्ट हैं आइए रिचर्ड्स, इवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स 1893 से 1979। पहले ये इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था और बाद में ये अमेरिका में आकर रहने लगे थे। ये सब इनके ग्रंथ हैं इतने सारे। ठीक है, इनके दो सिद्धांत महत्वपूर्ण है, मूल्य का सिद्धांत और संप्रेषणीयता का सिद्धांत। मूल्य का सिद्धांत जो है, रिचर्ड का मानना था कि मनुष्य के लिए वही वस्तु मूल्यवान होती है जो उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, या उसके मन में जो उद्वेग या भावनाएं उठती हैं उन्हें शांत कर सके। इस तरह रिचर्ड ने बताया कि कोई भी कृति कितनी श्रेष्ठ है यह इससे पता चलता है कि उस कृति ने पाठकों को कितना प्रभावित किया, या वो पाठकों को कितनी पसंद आई और पाठकों के हृदय पर उस कृति ने कितना प्रभाव छोड़ा है। जो कृति पाठकों को जितना अधिक प्रभावित करेगी उसका मूल्य भी उतना ही अधिक होगा। तो रिचर्ड के अनुसार जो उद्वेग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक। प्रवृत्ति मूलक में इच्छा, आकांक्षा, प्रेम, भूख, वासना ये सब बातें हैं, और निवृत्ति मूलक में विरक्ति और घृणा आती है। दूसरा इनका सिद्धांत था संप्रेषणीयता का सिद्धांत। रिचर्ड का मानना था कि रचनाकार या लेखक में अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से पाठकों तक पहुंचाने का गुण होना चाहिए। जो लेखक अपने मन की अनुभूतियों को जितने अच्छे ढंग से पाठकों को समझा पाएगा उसकी कृति उतनी ही श्रेष्ठ बन जाएगी। जिस लेखक में जितना अधिक संप्रेषणीयता का गुण होगा वह उतना ही बड़ा कवि या लेखक बन जाता है, और उसकी कृति भी उतनी ही प्रभावशाली या श्रेष्ठ बन जाती है। इस संप्रेषण में भाषा का विशेष योगदान होता है, मतलब कि कहने का तरीका, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का तरीका। जो कवि शब्दों को जितने अच्छे ढंग से प्रयोग करके अपनी बात पाठकों को समझा पाएगा तथा अपनी और पाठकों की अनुभूतियों को एक कर पाएगा वह उतना ही श्रेष्ठ लेखक होगा। यह सिद्धांत भारतीय साधारणीकरण की तरह है। जैसे भारतीय काव्यशास्त्र में आपने साधारणीकरण का सिद्धांत पढ़ा, तो ये कुछ कुछ उसी से मिलता जुलता है। तो ये है संप्रेषणीयता का सिद्धांत रिचर्ड का। इसी श्रृंखला में हमारे नेक्स्ट आते हैं टी.एस. इलियट। ये इनके ग्रंथ है सारे। ठीक है, इनके तीन सिद्धांत थे, क्लासिक, निवेदिकतावाद और वस्तुनिष्ठ समीकरण। क्लासिक या शास्त्रीयवाद का जो सिद्धांत था उसका इनका कहना था इसमें कि क्लासिक से इलियट का अर्थ था परिपक्वता या प्रौढ़ता। किसी भी क्लासिक साहित्य की सृष्टि तभी हो सकती है जब सभ्यता, भाषा और साहित्य प्रौढ़ हो और स्वयं लेखक का मस्तिष्क भी प्रौढ़ हो।
मस्तिष्क की प्रौढ़ता से इलियट का अर्थ था कि लेखक को अपने देश और जाति के अध्ययन के अतिरिक्त दूसरी सभ्य देशों और जातियों के इतिहास का भी अध्ययन करना चाहिए। उनके इतिहास की भी जानकारी लेखक को होनी चाहिए। सारांश है कि लेखक को अतीत का ज्ञान होना चाहिए और लेखक को भाषा की सभी विधाओं का भी ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह भाषा को विकास के चरम तक पहुंचा सके। ये था इलियट का क्लासिक या शास्त्रीयतावाद का सिद्धांत। दूसरा है इनका निवेदिकतावाद। निवेदिकता में इनका अर्थ था कि व्यक्ति या कवि के व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सामान्यीकरण। ये भी भारतीय साधारणीकरण के सिद्धांत की तरह ही है। अर्थात अपने जो कवि है वो अपने निजी सुख दुख की अभिव्यक्ति अपनी कविता के माध्यम से इस प्रकार करता है कि वो उसके खुद के सुख दुख न रहकर सब सर्वसाधारण के सुख दुख या अनुभूतियां बन जाते हैं। इलियट के अनुसार निवेदिकता दो प्रकार की होती है। एक तो वो होती है जो कि कुशल शिल्पी मात्र के लिए होती है, अर्थात ये जो कुशलता होती है वो प्राकृतिक होती है, जो ईश्वर की देन भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है। दूसरी जो निवेदिकता इन्होंने बताई वो विशिष्ट प्रकार की होती है, जो किसी प्रौढ़ लेखक या कलाकार द्वारा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन से उपलब्ध की जाती है, अर्जित, यानी कि जिसे लेखक अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से इकट्ठा करता है वो। तो ये दो प्रकार की निवेदिकता होती है। इसके बारे में ये विचार थे लेखक के। नेक्स्ट था इनका वस्तुनिष्ठ समीकरण। इलियट ने सर्वप्रथम इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो अपने निबंध हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में किया था। इलियट का मानना था कि जब लेखक अपने भावों को लोगों तक पहुंचाना चाहे तो उसके लिए उसे ऐसी घटनाओं और परिस्थितियों को पैदा करना चाहिए जिसके द्वारा वह अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके। अर्थात केवल शब्दों के माध्यम से ही अपने भावों को लोगों तक ना पहुंचाए, बल्कि उसके लिए कुछ वस्तु संघटना, स्थिति, घटना श्रृंखला, इन सबको प्रस्तुत करे और इनके माध्यम से वो लोगों तक अपनी बात को पहुंचाए। ऐसा नहीं कि बस काव्य लिख दिया, नहीं, उसके लिए कुछ प्रस्तुतिकरण को उन्होंने मेन माना है। इसमें हमारे आगे आते हैं वर्ड्सवर्थ। इनका एक ही ग्रंथ है जो बड़ा फेमस हुआ था, लिरिकल ब्लेड्स। ठीक है। इनका जो सिद्धांत था वो था स्वच्छंदतावाद का, वर्ड्सवर्थ का, इंग्लैंड के थे ये। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि काव्य की रचना करते समय कवि को बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर व्याकरण के नियमों के बंधन नहीं होने चाहिए, और काव्य में किसी भी प्रकार के बंधनों को इन्होंने अस्वीकार किया था। काव्य में भाषा तथा अलंकार की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। ये कवि पर निर्भर होना चाहिए कि वे किस भाषा का प्रयोग करें और अलंकारों को अपने काव्य में स्थान दिया नहीं। वर्ड्सवर्थ का कहना था कि कवि को अपने काव्य में बहुत ही सरल और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वह प्रत्येक तथा कम बुद्धि वाले पाठकों की भी समझ में आ सके। तो ये था स्वच्छंदतावाद का सिद्धांत जो कि वर्ड्सवर्थ ने दिया था। अब जो इनकी बुक थी, ग्रंथ था लिरिकल ब्लेड्स, वो कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की कविताओं का एक संग्रह था। इसके 4 संस्करण प्रकाशित हुए थे, 1798 में, 1800 में, 1802 और 1815 में। ये इसके 4 संस्करण प्रकाशित हुए थे। जो प्रथम संस्करण था उसकी भूमिका वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और उसका शीर्षक था एडवर्टाइजमेंट। दूसरा संस्करण 1800 में प्रकाशित हुआ था, उसकी भूमिका भी वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, जिसे स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता था। ये जो भूमिका थी वो प्रीफेस टू लिरिकल ब्लेड के नाम से भी प्रसिद्ध हुई थी। हिंदी में इसे स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र कहा गया और इंग्लिश में प्रीफेस टू लिरिकल ब्लेड्स। अब ये इनके 2 स्टेटमेंट थे वर्ड्सवर्थ के। काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि किसने बोला है। प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है, मैं चाहता हूँ कि मैं या तो शिक्षक समझा जाऊँ या फिर कुछ भी नहीं। ये थे वर्ड्सवर्थ के विचार। इसी श्रृंखला में जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वो हैं एस.टी. कॉलरिज। कॉलरिज ने कल्पना के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इन्होंने 2 प्रकार की कल्पनाएं बताई थी, पहली प्राथमिक और दूसरी विशिष्ट कल्पना।
प्राथमिक कल्पना थी कि कॉलरिज का मानना था कि प्राथमिक कल्पना सब मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से होती है। इसी स्वाभाविक कल्पना से प्रत्येक मनुष्य अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है और अनेक प्रकार की कलाकृतियां बनाता है और काव्य लिखता है। ठीक है। विशिष्ट कल्पना जो होती है वो प्रत्येक मनुष्य के पास नहीं होती, बल्कि कुछ केवल कवियों या कलाकारों में ही होती है। विशिष्ट कल्पना का गुण प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिलता, बल्कि कुछ ही विशिष्ट व्यक्तियों जैसे कवि या कलाकार, इन्हीं लोगों को ईश्वर की तरफ से मिलता है। इसी गुण की वजह से कवि जो है विशिष्ट प्रकार की रचनाएं लिखते हैं या कलाकार जो है विशिष्ट प्रकार की कलाकृतियां बनाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे कवि हैं वो हैं बेनेडेत्तो क्रोचे। इनका एक सिद्धांत था जो बहुत ही फेमस हुआ था, सहजानुभूति या अभिव्यंजनावाद। ठीक है, जिसका अर्थ है अभिव्यक्त करना। क्रोचे का मानना था कि जब तक व्यक्ति किसी वस्तु को केवल एक बार देखता है या उसकी एक बार झलक मात्र ही देखता है, तो उसे उस वस्तु के बारे में पूरा ज्ञान नहीं मिलता। जब तक व्यक्ति या कलाकार उस वस्तु का पूर्ण चित्र अपने मन में निर्मित नहीं कर लेता या पूरी तरह से उस वस्तु के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं कर लेगा, तभी उसे उसका पूरा ज्ञान मिलता है, तभी वह उस वस्तु को पूरी तरह से समझ पाएगा। और इसी समझ को सहजानुभूति कहा गया है या अभिव्यंजनावाद कहा गया है या अभिव्यंजना कहा गया है। क्रोचे का मानना था कि यह अभिव्यंजना बाह्य न होकर आंतरिक है, शाब्दिक न होकर मूक है, अंतर्मन की कला है या क्रिया है। ऐसी कला को कागज पर उकेरने या पत्थर पर उकेरने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये थे हमारे पाश्चात्य काव्यशास्त्र के बहुत से लेखक, जो इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। तो ये था हमारा पाश्चात्य काव्यशास्त्र। अब आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। तो बाय।